नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे गुप्ता बंधुओं पर गाज, साहनी की मौत का क्या है राज। देवभूमि उत्तराखंड में बिल्डर सत्येंद्र साहनी की आत्महत्या मामले में सियासत गरमा गई है। दरअसल इस मामले में विपक्ष ने भाजपा सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। एक और जहां कांग्रेस ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और साथ ही कांग्रेस ने इस प्रकरण में कई बड़े सफेदपोश और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले में कहा कि भाजपा का राज असलियत में एक वसूली तंत्र है, जिसमें ऊपर से नीचे तक सारा का सारा शासन प्रशासन मिलकर कारोबारियों से वसूली करता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह तंत्र एक राज्य की सीमाओं में नहीं बंधा है, बल्कि आसपास के राज्यों तक में दखलंदाजी करके लाखों करोड़ों वसूलता है और लोगों को आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर देता है। अखिलेश यादव की बात का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। हालांकि भाजपा ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। बता दें कि बीते शुक्रवार को देहरादून के रेसकोर्स निवासी बिल्डर सत्येंद्र साहनी ने सहस्त्रधारा रोड पर पैसिफिक गोल्ड गोल्फ स्टेट स्थित एक अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी जेब से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने गुप्ता बंधु कारोबारी अजय कुमार गुप्ता और उनके बहनोई अनिल कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में दोनों को जेल भेज दिया है। साथ ही दोनों की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है। वहीं भाजपा का दावा है कि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच के साथ ही आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि आखिर कई देशों में बैन होने के बाद भी गुप्ता बंधुओं को कैसे देवभूमि में कारोबार करने की इजाजत मिल गई। आखिर किस राजनीतिक दल का गुप्ता बंधुओं को संरक्षण मिल रहा है और यूपी का कौन आईपीएस अधिकारी है जो गुप्ता बंधुओं को बचाने की कोशिश कर रहा था, साथ ही सत्येंद्र साहनी पर दबाव बना रहा था। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आप आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। राजधानी देहरादून में हुई बिल्डर सत्येंद्र साहनी की आत्महत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस मामले में दून पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए गुप्ता बंधु कारोबारी अजय कुमार गुप्ता और उनके बहनोई अनिल कुमार गुप्ता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को देहरादून के रेसकोर्स निवासी बिल्डर सत्येंद्र साहनी ने सहस्त्रधारा रोड पर पैसिफिक गोल्ड स्टेट स्थित एक अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी जेब से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने गुप्ता बंधु कारोबारी अजय कुमार गुप्ता और उनके बहनोई अनिल कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में दोनों को जेल भेज दिया है। साथ ही दोनों की जमानत अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देखिए, जो शिकायती प्रार्थना पत्र था अब वो चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन गया, चूंकि अब वो जो भी तथ्य आए थे प्रार्थना पत्र में और जो जांच के दौरान स्टेटमेंट्स लिए गए हैं उसमें कुछ कंपनीज के ट्रांजैक्शंस भी हैं, उसमें जो जॉइंट वेंचर है उसके कागजात भी हैं और जो इसमें जो पार्टनरशिप में लोग थे उनके बयान सभी के ले लिए गए हैं। अब चूंकि संपूर्ण प्रकरण जो जांच का था वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट बन गया है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना अभी उचित नहीं, लेकिन उस जो जांच के तथ्य आए हैं, जो साक्ष्य आए हैं, उस पर जो है धारा 385 और 420 आईपीसी की 306 आईपीसी के साथ साथ वृद्धि कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक अजय कुमार गुप्ता और सत्येंद्र साहनी के बीच लेन देन को लेकर विवाद था। गुप्ता बंधु ने करीब 19 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे। प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर उनका एग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन इसी बीच बिल्डर सत्येंद्र साहनी ने आत्महत्या कर ली। वहीं अब इस मामले में विपक्ष के निशाने पर भाजपा आ गई है। एक और जहां कांग्रेस ने इस मामले की उच्च स्तरीय मामले की जांच की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने इस प्रकरण में कई बड़े सफेदपोश और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले में कहा कि भाजपा का राज असलियत में एक वसूली तंत्र है, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारा प्रशासन मिलकर कारोबारियों से वसूली करता है और लोगों को आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर करता है। अखिलेश यादव की बात का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। हालांकि भाजपा ने सभी आरोपों से इनकार किया है। देखिए, सारे प्रकरण को मैं बहुत ही दुखद मानता हूं, लेकिन ये भी है कि तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की और जो व्यक्ति जिन्होंने आत्महत्या करी, साहनी जी ने,
उनके द्वारा जो आत्महत्या नोट छोड़ा गया और उसमें जो 2 नाम दिए गए उनको तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार किया और वे 14 दिन की पुलिस न्यायिक हिरासत में जेल में है। तो सरकार की तरफ से किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती गई, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा प्रभावशाली हो, लेकिन धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है। ये तो जग जाहिर है और यहाँ कई ऐसे सफ़ेदपोश नेता है जिनका जिक्र अक्सर बिल्डर्स करते रहते हैं कि भाई कॉलोनी काट रहे थे, उसमें कुछ मांगा गया। कोई कहता है कि साहब हमने जो वो बनाए फ्लैट्स में जो है सफ़ेदपोश कुछ नेता लोगों का फिक्स है कि उनको 1 फ्लैट देना ही है, 2 फ्लैट देना, ये आम चर्चा का विषय है। और अखिलेश यादव जी ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं पहले रही हैं और आज उत्तराखंड में भी ये बड़ी घटना है कि एक आदमी ने वसूली के खिलाफ आत्महत्या की है। चिंता इस बात की है कि पुलिस के पास जाने के बाद भी समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। साहनी जी की जो आत्महत्या है बड़ी दुखदायक घटना घटी है कि एक इन्वेस्टर जो कि गुप्ता बंधुओं के साथ में मिलके अपना कोई बिजनेस को आगे कर रहे थे, अपार्टमेंट की तैयारी कर रहे थे, आपसी उनकी लेन देन में साहनी के ऊपर कोई दबाव पड़ा, उन्होंने आत्महत्या करी। और ये गुप्ता बंधु तो ये तो साउथ अफ्रीका से लेके और इंडिया में जब भी आए हैं, इससे पूर्ववर्ती जो सरकार थी त्रिवेंद्र जी की सरकार, तो उस समय वो हमारे पूरे जोशीमठ के बुग्यालों के अंतर्गत में जब इन्होंने शादियाँ की थी, वो भी एक विवादास्पद मामला रहा है। और न कहीं गुप्ता बंधुओं को एक सांठगांठ कहीं न कहीं सफ़ेद पोशों से या सत्ताधारी दल से उनको मिला जरूर है। कुल मिलाकर बिल्डर सत्येंद्र साहनी की आत्महत्या मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष एक ओर जहां इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं सफेदपोश और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग विपक्ष ने की है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कई देशों में बैन होने के बाद भी गुप्ता बंधुओं को कैसे देवभूमि में कारोबार करने का इजाजत मिल गई थी। आखिर किस राजनीतिक दल का गुप्ता बंधुओं को संरक्षण मिल रहा है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अमरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता है यूकेडी की ओर से, और डॉक्टर SN सचान राष्ट्रीय सचिव है हमारे साथ में समाजवादी पार्टी की ओर से, और आगे और मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हमारे साथ में नहीं जुड़ा, और कारण देखिए ये भी है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिन पर बोलने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं होता। कांग्रेस के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। अमरेंद्र बिष्ट जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। अमरेंद्र जी, ये पूरा मुद्दा है जिस पर बीजेपी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्या वजह है आखिर? गुप्ता बंधुओं को जब विदेश में बैन कर दिया गया तो उत्तराखंड में आखिर काम करने की इजाजत किसने दे दी? कौन है जो समर्थन में है? बीजेपी है जो समर्थन में है। यहाँ की उत्तराखंड की सरकार है जिनका संरक्षण उनको प्राप्त है। भाई जो पार्टी जो है वर्तमान में देश में चंदा दो धंधा लो की नीति पर काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड भी उससे अछूता कैसे रह सकता था। तो चाहे आप बड़े स्तर से देखिए, मेहुल चौकसी से लेकर के ललित मोदी से लेकर के विजय माल्या से लेकर के जितने भी गड़बड़ टाइप के लोग हैं, उनको इनका संरक्षण प्राप्त रहता है। तो जाहिर सी बात है कि आपने कहा कि जिन व्यापारियों को कई देशों में जो बैन हो रखे थे उन पर व्यापार करने का प्रतिबंध था, तो आखिर उत्तराखंड की सरकार ने उन सब प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए क्यों उनको यहाँ पर अनुमति दी? और क्या गुप्ता बंधुओं के जो पारिवारिक जो उनका विवाह समारोह हुआ था, तो क्या इस प्रदेश के किसी भाजपा के एक मुख्यमंत्री को पूरे समय वहां उनकी जितनी भी रस्में थी वहां वो उपस्थित रहे, पूरे प्रदेश के कार्यक्रमों को छोड़ करके वहीं रहे? तो उनका पूरा संरक्षण, भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण उनको था। अब इसी में आप बताइए कि जो जिन्होंने आत्महत्या की साहनी, उन्होंने तो पहले से भी ये लिख करके दे दिया था, पुलिस के पास इस बात की जानकारी थी कि वो गुप्ता बंधुओं से परेशान है, तो पहले से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो बहुत सारे सवाल हैं और पूरे उत्तराखंड की जनता भी इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को आज से नहीं पहले से ही गुप्ता बंधुओं को
संरक्षण प्राप्त रहा है, उनका पूरा समर्थन उनके साथ रहा है। तो मैं तो ये भी कह रहा हूं कि इस बात को भी खंगाले जाने की आवश्यकता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड अभी का जो मसला आया था, उनमें भी कहीं गुप्ता बंधुओं ने इनको कुछ पैसा चंदे के रूप में दिया तो नहीं है, ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए। और अब आप देख लीजिए, इतने दिन हो गए उत्तराखंड की सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री, मतलब कोई आकर के, किसी ने सामने आकर के कोई बात कही इस बात को लेकर के, कोई मुख्यमंत्री का बयान है इस पर? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सत्ते में है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको लेकर के क्या बयान दें। अभी मैं कह रहा था, वो एसएसपी की बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने तत्काल कार्रवाई की। अरे आपके पास सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा हुआ है उनका नाम कि इन लोगों के कारण मैं सुसाइड कर रहा हूं, तो उसके बाद अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो क्या करते? आपके पास क्या चारा था? तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पीठ पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, और उनकी देख रेख में ही ये इस तरीके का जो अपराध है ये उत्तराखंड में हो रहा है। और इससे एक खतरा ये भी है कि उत्तराखंड में जो ईमानदारी से अपना व्यापार करना चाहते हैं, वो आज की डेट में उनकी बड़ी चिंता होगी कि आखिर इस तरह से सरकारी प्राप्त कोई भी जो व्यापारी है जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त रहेगा तो वो उनका कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ईमानदार व्यापारियों के लिए इस समय उत्तराखंड में एक बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है सर, ठीक है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ में हैं डॉक्टर एसएन सचान जी, बहुत स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। सचान साहब, ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर के साथ में उठाया। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात को साझा किया है, और कांग्रेस ने इसका समर्थन भी किया है। क्या जो कांग्रेस कह रही है समाजवादी पार्टी के भी वही बोल हैं? अनम्यूट कीजिए सचान साहब, पहले अनम्यूट की। हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। बोलिए सर। सर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। तो देखिए सचान साहब की आवाज नहीं मिल पा रही है। थपलियाल साहब उससे पहले जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सचान साहब की आवाज को ठीक कर दीजिए। थपलियाल साहब, स्वागत आपका भी, यूकेडी की ओर से आप हमारे साथ में हैं। सर, कांग्रेस और सपा जो आरोप लगा रही है, इनकी सच्चाई क्या लग रही है आपको? क्योंकि गुप्ता ब्रदर्स ऐसा नहीं है कि ये नाम पहली बार सामने आया, इसके पहले भी उत्तराखंड में कई बार चर्चा का विषय रहा, चाहे वो औली में हुआ जो कार्यक्रम था उसकी ही बात क्यों ना कर लें, और या फिर इनके जो कारनामे रहे उनको लेकर किसका समर्थन लग रहा है आपको? कांग्रेस और सपा की बात में कितनी सच्चाई दिख रही है आपको? देखो, अगर इस मुद्दे पे अगर गंभीरता से सोचा जाए या चर्चा की जाए तो कई कुछ सामने आएगा। हम शुरू से कहते रहे हैं कि राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में जो संचालित की जा रही है माफिया प्लस राजनीति द्वारा उत्तराखंड का जो शासन तंत्र है वो संचालित किया जा रहा है। मैं शुरू से बोलता हूँ, उत्तराखंड माफियों के शिकंजे में है पूरी तरह से। अब बात रही आज से नहीं, अगर हम जब एक ईमानदार मुख्यमंत्री खडूरी साहब जब उनको सत्ता कुर्सी से बाहर किया था, उस समय भी माफिया का हाथ था, और माफिया ने ईमानदार मुख्यमंत्री को बाहर करके अपने चहेते को कुर्सी में बिठाया। ये तब से हम देख रहे हैं, माफियों का खुला खेल देख रहे हैं। उसके बाद किस तरह से उस मुख्यमंत्री ने ऊर्जा के जो है हमारे जल विद्युत परियोजनाएं उनके हवाले की थी, किस तरह से उन माफियों का हसर हुआ था, अंत में सब ने देखा। आज जो हम ये देख रहे हैं, ये साहनी, बाबा साहनी जो हैं, ये मेरे परम मित्रों में रहे, और ये बहुत दिन से मेरे साथ इन्होंने काम किया यमीएस में। इनकी शुरुआत यमीएस से शुरू हुई थी, यमीएस के ये जाने माने बिल्डर रहे, और अब ये जब ये बाहर बड़े प्रोजेक्टों में आने लगे तो मैं बहुत खुशी जाहिर करता था कि हमारा साथी इतनी ऊंचाइयां हासिल कर रहा। जस्ट 2 महीने पहले मैंने बहुत खुश हुआ मैं कि बाबा आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर देहरादून में बैठा है। ये बहुत ही सम्मानित परिवार है हमारे देहरादून का। उनके पिताजी बड़ी मेहनत के साथ एक बड़े बिल्डर बने, और आज जिस तरह इस मतलब ये बहुत ही बहादुर व्यक्ति था। ये हमारे एमईएस बिल्डर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बना था इस सतेंद्र साहनी। तो मेरे को बहुत दुख है कि किस तरह से
एक दिन पहले ये व्यक्ति चाहता है, अपने दर्द को यहाँ के पुलिस प्रशासन को बताता है, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में हमारा राजकाज संचालित हो रहा है उसको बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हम केवल अपने को कोसते हैं और हमारी स्थिति भी साहनी जैसे हो चुकी है कि हम भी कभी भी इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमने किस लिए ये राज्य लड़ा। बहुत बुरा हाल है। और इसमें 2016 में अगर जब आप इसकी पूरे केस में जाओगे तो जब ये जमीन ट्रांसफर की गई थी हमारे साहनी बिल्डर्स को, तो उसमें इसमें लैंड यूज चेंज किया गया था। ये जो जमीन थी ये डीआईटी के मालिक अमित अग्रवाल की जमीन थी और उसमें हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता थे अजय भट्ट जी, उन्होंने संस्तुति की थी कि इस लैंड का यूज को चेंज किया जाए। और इस संस्तुति करने वाले में उस समय हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इस जमीन का चेंज किया और ये कहकर कि साहब मैं नेता प्रतिपक्ष के संस्तुति पर इस लैंड यूज को बदल रहा हूं। आपने देखा होगा कि हमने माफियों के माफिया सरगना जब यहाँ पे एंट्री की को अपने जो गुप्ता बंधु हैं, तो गुप्ता बंधु को वाइस सिक्योरिटी दी गई यहाँ की कांग्रेस सरकार द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनकी जो सिक्योरिटी सुरक्षा है उसको जेड में कन्वर्ट कर दिया। देखिए आप, यानी माफियों के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कॉमन होते हैं। उनको कोई ये नहीं है कि ये कांग्रेस, ये बड़ी बात है या बड़े प्राउड की हिस्सा है कि मैं जानता था कि इस डिबेट में भाजपा नहीं आ सकती, भले और भी डिबेट में भेजते हैं अपने प्रवक्ताओं को और केवल जो डिस्कशन को डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो ईमानदारी से कभी भी डिस्कशन को गंभीरता से नहीं लेते। आज डॉक्टर एस.एन. सच्चान साहब आए हैं जो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, जानी मानी हस्ती हैं हमारे उत्तराखंड की, प्रोफेसर रहे हैं आप, और आपकी पार्टी जो हमारी बहुत ही हितैषी रही है शुरू में, जिसको कि खलनायक बना के एक षड्यंत्र के तहत खलनायक बना गया, उसका मैं साक्षी रहा हूं पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन। अब खैर खलनायक के रूप में इस पार्टी को देखा जाता है और जिनको हमने नायक माना आज वे सबसे बड़े खलनायक बनकर हमारे सामने आ रहे हैं और वे किसी भी तरह से अंकिता हत्याकांड हो चाहे कहीं भी हो, मैं बार बार कहता हूं कि उत्तराखंड का जो पहाड़ है, उत्तराखंड के जो संसाधन है वो हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, लगभग निकल चुके हैं। अब बचाने वाला कोई दिखता नहीं। पहली बार मैं देखा कि अखिलेश ने एक आवाज उत्तराखंड के लिए दी है। इस आवाज देने के लिए मैं सैल्यूट करता हूं अखिलेश को कि उन्होंने इसको हमारी इस दर्द में एक आवाज मिलाई है, क्योंकि इसमें जो माफिया है उसकी जड़ें यूपी में भी है। सहारनपुर की पुलिस किस तरह से मदद के लिए इनके यहाँ पे आई, ये बहुत बड़ा विषय है। ये धीरे धीरे बहुत इसकी परतें खुलेंगी, लेकिन हमें मालूम है कि ये सरकार जो है ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बैठी हुई है, ये माफिया परस्त सरकार यहाँ पे बैठी हुई है और ये संचालित हो रही है दिल्ली के मठाधीशों से, और उनका काम सारा दुनिया जानती है कि वो क्या कर रहे हैं। आज किस तरह से मेरे देश के संसाधन। ठीक है कपिला साहब, ठीक है आपके पास लौटते हैं। ठीक है सचान साहब के पास अब चलते हैं। सचान साहब आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? बोलिए सर। सचान साहब की आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है, उनकी आवाज को प्लीज ठीक कीजिए। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी बहुत स्वागत आपका भी हमारी चर्चा में। कुलदीप जी, कई सफेद पोशों के नाम भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस पूरे मामले में कई बड़े नाम भी हैं। बीजेपी पूरे मैटर पर बोलने से ही कतरा रही है। आखिर गुप्ता बंधुओं की ये पूरी कहानी क्या है और ये जो बिल्डर की आत्महत्या से जुड़ाव रहा, ये क्या रहा है? आखिर असल सच क्या है? क्या देख पा रहे हैं? राजनीति शुरू हो गई है भले ही दलों की ओर से, लेकिन असल सच क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद से ही जमीनों को लेकर के रियल एस्टेट सेक्टर में अन्य राज्यों के लोगों के और
अन्य राज्यों के लोगों में भी हम ये कहेंगे कि जो रियल एस्टेट क्षेत्र में संलिप्त जो लोग हैं, जिनको उत्तराखंड में एक तरीके से अब भूमाफिया कहा जाता है स्पष्ट रूप से, ऐसे लोगों की घुसपैठ यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। ठीक, एकाएक 2000 राज्य बनने के बाद देहरादून में ज़मीनें और उनकी कीमतों में बड़ा उछाल आता है। रातों रात यहाँ की ज़मीनें जो हैं सोने के भाव बिकने लगती हैं। ठीक, और देश दुनिया के लोगों की नज़र, क्योंकि देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, कौसानी, रानीखेत, ये हिल स्टेशन हैं जहाँ लोग पहले घूमने आते थे। अब लोगों को यहाँ पर ज़मीनों को लेकर के एक नया अपॉर्चुनिटी दिखने लगी, क्योंकि राज्य बन गया था तो विकास के लिए एक नई सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। और ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर के जो अच्छे लोग हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, और जो भूमाफिया हैं उनके लिए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। क्यों? क्योंकि राज्य अभी नया नया था, सिस्टम अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, इस्टेब्लिश कर रहा था, पूरी तरीके से सिस्टम भी परिपक्व नहीं हुआ था। सिस्टम में जो लोग आए हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं थे चीज़ों को लेकर के, डील करने को लेकर के। ऐसे में जो अन्य राज्यों से जो संगठित अपराध के जो लोग हैं, जो रियल एस्टेट के क्षेत्र में जिनकी बड़ी पैठ रही है, जिनके पास पैसा है, धन बल था, राजनीतिक शक्तियाँ थी, ब्यूरोक्रेटिक पावर्स थी, शासन सत्ता की शक्तियाँ थी, उन्होंने उत्तराखंड में आकर के अपनी जड़ें जमाना शुरू किया और धीरे धीरे ये बाजार यहाँ फलता फूलता गया। उत्तराखंड के भी अनेक लोग इसमें, चाहे वो पॉलिटिशियन हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, हमारे पुलिस फोर्सेस के लोग हों, या तमाम लोग, समय समय पर इन सब के नाम इन सारी चीज़ों में जुड़ते रहे। अखबारों में खबरें छपती रही कि भाई फलाने प्रकरण में फलाने अधिकारी का नाम आ रहा है। आज भी वही खेल हो रहा है कि बड़े बड़े सफ़ेद पोशों के नाम आ रहे हैं, बल्कि मैं इसको एक अलग दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि यहाँ नाम आ नहीं रहे हैं, नाम छुपाए जा रहे हैं। पूरी कोशिश ये है कि इसमें जो नाम हैं उनको कैसे बचाया जाए। ठीक, अभी जिस तरह की चीज़ें निकल करके आई, साहनी बिल्डर्स ने, उनके बारे में अभी थपलियाल जी ने जो सारी चीज़ें बताई, हम भी उनके प्रति शोक व्यक्त करते हैं, है ना। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं उसने उत्तराखंड की छवि को दागदार किया है, देहरादून की छवि को दागदार किया है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। दून पुलिस अनेकों बार कटघरे में खड़ी रही है। ठीक, रणवीर एनकाउंटर उसका बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रपति, अभी पिछले वर्ष की बात है, राष्ट्रपति देहरादून में होती हैं और इस प्रदेश की सबसे बड़ी चोरी हो जाती है, और वो भी पुलिस मुख्यालय और एसएसपी के बंगले के बीच में जो है ये शोरूम था जहाँ पे ये उतनी बड़ी सोने की उसमें शोरूम में चोरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि देहरादून इन चीज़ों के लिए पहले से उसकी छवि एक बन चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के हमारी पुलिस, हमारी सरकार, हमारे शासन तंत्र में क्या खामियां हैं, क्यों ये चीज़ें नहीं होती। कुछ समय पहले की बात है जब ये बात निकल करके आ रही थी, और शायद आपके चैनल पे भी ये डिबेट चल रही थी ज़मीनों को लेकर के, जब देहरादून में बात हो रही थी, पिछले वर्ष की बात है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि राज्य में जो ज़मीनों का इशू होता है वो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। इसके लिए शासन सरकार में एक अलग से विभाग है। ठीक, पुलिस विभाग का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का होता है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में पुलिस विभाग सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेता है तो वो क्राइम से ज़्यादा ज़मीनों को सुलझाने के मामले में इंटरेस्ट लेता है। जहाँ भी ज़मीनों के मामले होंगे वहाँ देहरादून पुलिस, उत्तराखंड पुलिस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखाई देती है, और ये सारे मामले पुलिस के कटघरे में आते हैं। ठीक, इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि कुछ ऐसी धाराएं हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें राजस्व विभाग को पुलिस की मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन देखने में ये आता है कि पुलिस विभाग अपनी तरफ से कार्रवाई कर लेता है, राजस्व विभाग के पास चीज़ें नहीं पहुंच पाती। और यही बड़ा कारण है कि धीरे धीरे 20-22 वर्षों में उत्तराखंड में राजस्व विभाग कमज़ोर होता गया।
उसकी इन तमाम सारी चीज़ों पर पकड़ कमज़ोर होती गई। और खामियाजा अब ये है कि उत्तराखंड में रियल एस्टेट सेक्टर में संगठित अपराध धीरे धीरे अपने पैर न सिर्फ पसार चुका है बल्कि ये बहुत मजबूत हो चुका है। यहाँ कई ऐसे बिल्डर्स हैं, कई ऐसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं रियल एस्टेट सेक्टर में जिनमें राजनीतिक दलों का, और उनमें विशेषकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल भी हैं जिनके नेता ने आज टिप्पणी की है उत्तराखंड पे, उनकी पार्टी के लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। तमाम राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं जिसमें नोएडा है, गाजियाबाद है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, सहारनपुर है, मेरठ है, गाजियाबाद है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ के लोग यहाँ रियल एस्टेट में काम नहीं कर रहे हैं। इस राज्य में जो भू कानून की मांग उठती रही है, जो मूल निवास की मांग उठती रही है, वो बेवजह नहीं है। उसके मूल में ये छिपे हुए ये तमाम सारे कारण हैं। ठीक, अब साहनी बिल्डर्स की हत्याकांड को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कानून में एक बात कही जाती है कि अगर कोई चीज़ कानून के अपराध में अगर वो संलिप्त है या शामिल है, ठीक है, या उसका उपयोग होता है तो पुलिस उस पर अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अब आप देखिए कि इस जो पत्र है, जिस पत्र में सुसाइड से पहले साहनी जो बिल्डर्स हैं उन्होंने जो लिखा है उसमें कई ऐसे नाम हैं जो राजनीतिक दलों से संपर्क जुड़े हुए हैं। क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? क्या उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए? नहीं बुलाया गया है। क्यों नहीं बुलाया गया है? क्योंकि राजनीतिक रसूख है। ठीक, अगर एक स्पष्ट जांच इसमें हो। अब मैं एक बात यहाँ पर एक बड़ी मैं कहना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले देहरादून के एक बिल्डर की ज़मीन के इशू को लेकर के सीबीआई जांच की संस्तुति की गई और उस प्रकरण में सीबीआई जांच चल रही है। ठीक, बल्कि अगर देखा जाए तो उससे कई बड़े प्रकरण, और जिनमें जो सबसे बड़ा प्रकरण अभी ये निकल करके आया है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे कई अनेकों बड़े प्रकरण हैं जो सीबीआई के हैंडओवर किए जाने चाहिए। ठीक है, और अगर ये प्रकरण सीबीआई के हैंडओवर होते हैं तो उत्तराखंड के दोनों राजनीतिक दलों में से अनेक सफेद पोशों के नाम आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपने दोनों, कुलदीप जी, आप कह रहे हैं कि दोनों बड़े राजनीतिक दल, इन सब के सफेद पोश लोगों के नाम सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं बड़ी हलचल पैदा कर देंगे। इस पर आपसे आगे विस्तार से बातचीत करते हैं कि आखिर ये सफेद पोश कौन है, किस दल के हैं, इस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गुप्ता ब्रदर्स मिस्ट्री को लेकर, इसके साथ ही साथ साहनी के आखिर आत्महत्या का राज क्या है, इस पर भी कर रहे हैं बातचीत। हमारे साथ में थपलाल साहब लगातार बने हुए। थपलाल साहब का रुख करें तो थपलाल साहब, अभी जैसा कि कुलदीप जी ने कहा, आपने सुना ना कि अगर उस पर एक्शन होता है तो सफेद पोश सभी दलों के हैं, यानी कांग्रेस सपा भी अछूती नहीं है क्या? ये सभी दलों वाली बात का क्या है? इस पर उनसे तो जाने, लेकिन आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, मतलब हमारे राज्य में मैंने पहले ही कहा कि दोनों दलों की मजबूरी है समझो, क्योंकि दोनों दल दिल्ली से संचालित होने के लिए मजबूर हैं। और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा मैंने देखा कि चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो, चाहे वो इतने हद तक नहीं गई है जितने हद तक इस समय स्थिति है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का पूरा नंगा नाच खेल रही है, जिस तरह से कांग्रेस के 10 के 10 नेताओं को खरीद कर अपने पाले में ला रही है, जिस तरह से अभी ये व्यक्ति जो गुप्ता बंधु हैं, हाँ। इनको टिहरी क्रिकेट एसोसिएशन का मेंबर बना दिया था और इनका पूरी तैयारी थी इनको उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाने की, एक भाई में से। तो देखिए इनकी पावर। माफिया के लिए दोनों भाई एक मतलब दोस्त है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो कोई भी शासन में है, शायद हम शासन में होते तो हम भी उनके दोस्त होते, क्योंकि पूरा उत्तराखंड आज की तारीख में जितने बड़े माफिया हैं वो देहरादून में मौजूद है। माफियों की ताकत देखिए आप कि शराब माफिया आज देवप्रयाग सतपुली में यानी पहाड़ों के अंदर घुस चुका है और हम बौना होकर पूरा व्यवस्था बौनी है उनके यहाँ। आप यहाँ पे चाहे ड्रग माफिया को देखिए, बहुत प्रचलित
उतना फलीभूत हो रहा है, इमेजिन नहीं कर सकते। हमारी सरकारें बौनी पड़ती जा रही हैं इन माफियों के आगे, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए इनके खिलाफ लड़ने के लिए। ये तो मैं सल्यूट करता हूं योगी आदित्यनाथ को कि वो माफियों के खिलाफ इसलिए लड़ पाया कि उनके बाल बच्चे नहीं हैं। नहीं तो जिस किसी व्यक्ति के बाल बच्चे होते हैं वो हमेशा भयभीत होता है इन माफियों के साथ भिड़ने में। और योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है, और मैं देखता हूं कि ये अगर ये पहाड़ का लाल है तो निश्चित रूप से इस बारे में लोगों ने गुहार की है योगी से कि भाई ये सहारनपुर से जो संचालित हो रहा था हिसाब किताब इन गुप्ता बंधुओं का, इसके पीछे क्या राज है? क्यों तुम्हारी पुलिस इनकी दोस्त बनकर सामने आई है इस पूरे घटनाक्रम में? और इन तमाम सवालों का जवाब अगर मिल पाया, मेरे को तो कोई विश्वास नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार से इसका जवाब मिल पाएगा, क्योंकि हमारी सरकार ठीक है। देखिए, इस तरीके की उम्मीद ना होना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्लस साहब, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। समाजवादी पार्टी से सचान साहब हैं। सचान साहब बोलिए, आपकी आवाज मिल पा रही है क्या? पहले तो ये चेक करते हैं। हाँ सर, बहुत स्वागत सर आपका। माफी चाहती हूँ, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल रही थी। धन्यवाद मैडम। हाँ, देखिए, ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण को कुछ साल पीछे से देखना पड़ेगा। जब ये गुप्ता बंधु, इनके परिवार की एक शादी हुई थी पहाड़ में, और उस समय जो मुझे लगता है यहाँ के मुख्यमंत्री को निर्देश कहीं न कहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल फेम का आदमी था उस समय, यहाँ इसके लिंक पीएमओ से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो जितना कचरा वहां पर छोड़ कर के गए थे, शायद उसकी सफाई के लिए सरकार ने पैसे भी नहीं लिए होंगे। और जो अभी इनकी जो घुसपैठ उत्तराखंड में जो हुई है, ये ऐसे ही नहीं हुई। उत्तराखंड में घुसपैठ, आप जब यहाँ पर मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने कहा था उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन का शब्द उनके दिमाग में कहां से आया? अल्टीमेटली पीएमओ मोदी जी इनवाइट किए गए होंगे, आ नहीं पाए होंगे उस शादी में। लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी पूरी तरीके से सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। ठीक है। और गुजरात तक के कारपोरेट यहाँ उत्तराखंड में घुस गए हैं। लेकिन सर, अभी कुलदीप जी एक बात कह रहे थे, भले ही आपकी ओर से, अखिलेश यादव की ओर से जो मुद्दा उठाया गया उस पर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया है, वही कहना कांग्रेस पार्टी का भी है, और वर्तमान में तो आप वैसे भी साथ में ही हैं इंडिया गठबंधन के तहत। लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए, अभी कुलदीप जी जो कह रहे थे वो आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर ये मामला खुलता है ना, अगर बड़ी जांच होती है तो सभी दलों के सफेद पोश हैं, ऐसा नहीं है उसमें बीजेपी के, उन्होंने बोला है इसमें कांग्रेस पार्टी के भी हो सकते हैं। तो उससे डर तो लग रहा होगा ना उससे। इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा। और कितने बाहर के बड़े बड़े कारपोरेट हमारे पूरे पहाड़ को, ये मैं तो मोदी जी के उस स्टेटमेंट को कंडेम करता हूं जब उन्होंने इस जो हमारा ये 4 धाम यात्रा होती है, यहाँ धर्म स्थल है, यहाँ हम लोग कहते हैं भगवान का स्थान है, यहाँ वेडिंग जोन की बात उन्होंने कही थी। वेडिंग जोन कह करके उत्तराखंड को वेडिंग जोन बनाएंगे, इंटरनेशनल बाहर के लोग आकर के यहाँ शादी करें। ये उत्तराखंड को मोदी जी ने उस समय भी शर्मसार किया था। और मैं समझता हूँ कि इस गुप्ता बंधुओं के लिंक पीएमओ से जुड़े होंगे, गुप्ता बंधुओं के लिंक यहाँ के बड़े बड़े सफेद पोषों से, यहाँ के बीजेपी सरकार से तो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। किस तरीके से यहाँ भू कानून में परिवर्तन किया गया, ये सब चीजें जो हैं ये इंडिकेट करती है कि उत्तराखंड की सरकार, यहाँ बीजेपी सरकार देश के बड़े बड़े इंटरनेशनल भूमाफियाओं को यहाँ। ठीक है सर, अभी कुलदीप जी आपकी बात को सुनकर कुछ अचंभित हो रहे थे। कुलदीप जी, मैंने देखा आपका रिएक्शन, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, अभी जिस तरह की बात सचान साहब ने कही, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और चूंकि मैं कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं उत्तराखंड का वासी हूँ और मैंने उत्तराखंड में ही पत्रकारिता की है अपनी, उत्तराखंड को जिस तरह से आगे ले जाने और उसके उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड के आर्थिक विकास में जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन नई चीज़ों को लेकर के यहाँ पे ज़रूरतों को विकसित करने की आवश्यकता है, उसमें
जो प्रधानमंत्री का विजन था वो एक बड़ा विजन था, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई उत्तराखंड में वेडिंग, क्योंकि भारतीय सनातन परंपरा में विवाह जो है एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखी जाती है, उसका एक आध्यात्मिक महत्व है। और उत्तराखंड में त्रिजुगी नारायण जो है एक क्षेत्र है जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, ठीक है। तो जब यहाँ पर जिस देवभूमि में जब देवता आकर के विवाह संपन्न कराते हों, तो ऐसे में अगर यहाँ पर आकर के विवाह हो, अब एक गुप्ता बंधु की वजह से हम पूरे की पूरे देवभूमि को या इस विवाह जो हमारा भारतीय सनातन धर्म की जो एक परंपरा है, उस जो संस्कृति है, उसको हम कटघरे में तो खड़ा नहीं कर सकते हैं ना। विवाह के लिए भाई आजकल लोग विवाह के वेडिंग डेस्टिनेशन अलग से डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, उसमें काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसको सिर्फ राजनीतिक नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो राजनीतिक रैलियों की वजह से होता है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जब राजनीतिक रैली संपन्न हो जाती है तो उसके बाद जो स्थिति होती है उस पूरे क्षेत्र की, वो किसी से छुपी नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से, इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है उत्तराखंड को देखने के लिए आपको उत्तराखंड का नज़रिया विकसित करना होगा, जो उस राज्य के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए, संगठित विकास के लिए जो लाभकारी हो, ठीक। सिर्फ गुप्ता बंधु कटघरे में हैं इसलिए उत्तराखंड को कटघरे में मत खड़ा कीजिए, ठीक। अगर इस नजरिए से देखेंगे तो मुख्तार अंसारी किस दल से थे, ये भी उठेगा। अतीक अहमद किस दल से थे, ये भी उठेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो निकल करके आएंगी, लेकिन अभी उत्तराखंड इन चीजों से अछूता है, तो कृपया उसको इस तरीके से दूर रखना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, आप ठीक बात कह रहे हैं कि उस तरीके से उसको उत्तराखंड को कम से कम सम्मिलित ना करें। लेकिन बड़ी बात ये कि देखिए, आप भी सपा से जैसे सचान साहब कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है बीजेपी को बहुत डर है। आपने जो बात कही थी, मैं बार बार उस बात पर फोकस कर रही हूँ कि सिर्फ बीजेपी को डर है या बाकी दलों को भी डर है। थपलियाल साहब, आप जवाब दे दीजिए, इसका डर सिर्फ बीजेपी को है इस मुद्दे से या बाकी लोगों को भी है? देखिए, इस समय बीजेपी शासन में है और बीजेपी केंद्र में भी है, इसलिए डायरेक्ट हिट उनको होता है, वो जिम्मेदारी उनके सिर पे है, उनको जवाब है कि हमारी जनता मोदी जी पे बहुत ज्यादा विश्वास करती है, बहुत सारी जनता, और जिसको हम अंधभक्ति भी कहते हैं, और वो हमारे आड़े आ रही है। हम किसी भी मुद्दे को अगर पहाड़ के उठा रहे हैं तो वो लोग हमारे विरोध में खड़े हो जा रहे हैं, पहाड़ की जनता। और आपने देखा होगा कि जब कभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, वो बोलते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, हमें तो समर्थन मिल रहा है जनता का, वो हमारे आड़े आ रहा है। आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो सच्चान साहब ने इवन वेडिंग पॉइंट की बात की है, अभी हम कहीं भी दूर दूर तक वेडिंग के लिए तैयार नहीं है उत्तराखंड। ये भगवान, जिस उत्तराखंड में बंदरों का राज हो, शोरों का राज हो, जंगली जानवरों का राज हो, उसमें कहां वेडिंग डेस्टिनेशन। इन्होंने तो हमारे पहाड़ में जो चारागाह थे, वहां पे अडानी के सोलर प्लेट लगा रही है। सोलर प्लेट भी, ये क्या विजन है मोदी जी का? मोदी जी का विजन है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ को डिस्ट्रॉय करके वहां पे एक कॉलोनी क्रिएट करे, जो बड़े बड़े, मतलब ये बहुत हिमालय है मैडम, हिमालय, और हिमालय में ऐसी तमाम चीजें बहुत ही खतरनाक है। इसलिए उन्होंने, समाजवादी पार्टी के नेता ने सही ढंग से ये सवाल उठाया कि भाई ये चीजें इस हिमालयन राज्य में, जो सीमांत राज्य भी है, पर्यावरण के लिए पूरा विश्व डिपेंड करता है इस राज्य पे। इस राज्य के साथ खेल मत खेलो। इवन जो इस समय हमारे यहाँ पे आग लग रही है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यहाँ पे जिस तरह से हम तीर्थ यात्रियों को हैंडल नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी केंद्र आ रहा है। तो हमारी स्थिति ऐसी शर्मसार हो गई है कि हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं, और हमें कोसा जा रहा है कि तुमने किस लिए ये राज्य लिया। इस राज्य में जिन लोगों के हाथों में तुमने ये राज्य दिया है, उस राज्य को एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे, और वो वही चीजें कर रहे हैं जो दिल्ली से उनको निर्देशित किया जा रहा है। आज की तारीख में, आज त्रिजुगी नारायण हो या कोई भी देवस्थल हो, वहां पे शादी योग्य है ही नहीं। बड़े लोगों की शादियां हमने देखी है मैडम कि किस तरह से होती हैं। कितना, ये जो औली में हुआ था, ये सवाल पूरे उत्तराखंड का, पूरे देश का सवाल था, ये किस तरह से इस औली को बर्बाद करने के लिए यहाँ पे।
ठीक है, सचान साहब से जान लेते हैं। सचान साहब, देखिए अभी यूकेडी से धबलियाल साहब कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, इसमें पूरा उत्तराखंड संलिप्त हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। कुलदीप जी का भी यही कहना है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भले ही इस मुद्दे को उठाया है और वसूली का जो मुद्दा है वो उठाया है, लेकिन बड़ी बात ये कि देखिए बाकी के जो दल हैं वो एक्टिव रहते हैं, वो मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन बावजूद इसकर आखिर क्यों बीजेपी पर जब इतने आरोप लग रहे हैं, बीजेपी पर आपने भी लगाया, कांग्रेस पार्टी भी वही चीजें कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास तो जनता उन्हीं पर कर रही है, आपकी बात पहुंच भी नहीं पा रही। आपको लग रहा है कि आपके इस मुद्दे को उठाने के बाद कम से कम कोई एक्शन होगा, कोई सफेद पोश, कोई बड़ा नाम सामने आएगा? हर मामले में सफेद पोशों की बात होती है, लेकिन नाम कभी भी उजागर नहीं होते। देखिए, नाम तो अल्टीमेटली तभी उजागर हो सकते हैं जब सीबीआई इंक्वायरी हो। अच्छा। क्योंकि मामला गंभीर इस वजह से है क्योंकि ये गुप्ता बंधु साधारण आदमी नहीं है। साधारण जिसका इंटरनेशनल उसमें व्यापार रहा हो और वहां से बैन किया गया हो, उस बैन व्यक्ति की यहाँ पर एंट्री होती है, किसके माध्यम से एंट्री होती है, इसके पहले शादी होती है उनके परिवार की। ये हिमालय ये बहुत संवेदनशील है। अभी जो बात मैं सुन रहा था कि धबलियाल जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर हमने हिमालय की संवेदनशीलता यहाँ पर अभी जो जिस तरीके से फ्लाई जोन हेलीकॉप्टरों की बना दी गई है, हेलीकॉप्टर की जो गड़गड़ाहट है उसके ग्लेशियर टूटेंगे और जब ग्लेशियर टूटेंगे तो यहाँ पर विकास नहीं होगा, विनाश होगा। अभी आपने कई जगह इस तरीके की बातें सामने आई हैं। इसके पहले यहाँ किस तरीके से जब बादल फटता है तब कितना विनाश होता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की सरकारें जो पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रही हैं और विशेषकर ये सरकारों से शिकायत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। सत्येंद्र साहनी का ये जो इसने आत्महत्या की है, इसकी जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर मुद्दे पर, उत्तराखंड के जो भी मुद्दे होते हैं, जब यहाँ सिलक्यारा में घटना हुई थी तब उन्होंने जो रेड माइनर्स थे उनको सम्मानित किया। इसके पहले जो घटना हुई थी वहां पर 5 लाख देकर के एक महिला को सम्मानित किया था। और आज उत्तराखंड में जो ये बहुत बड़ी घटना हो गई, इसमें भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करके कहा है कि बहुत बड़ा इसमें जांच होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। लौटेंगे कुलदीप जी के पास जाते हैं। कुलदीप जी, सीबीआई जांच की बात लगातार जो समाजवादी पार्टी से सजान साहब है लगातार कर रहे हैं और आपने भी कहा था कि देखिए बड़े नाम आएंगे, लेकिन अब जब विपक्ष इतना घेराबंदी कर रहा है सत्ता पक्ष की और जिस तरीके से अखिलेश यादव का ट्वीट करना जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया, क्या लग रहा है अब अगला एक्शन क्या होगा पूरे मामले में? क्या साहनी जो बिल्डर है इसकी आत्महत्या के मामले में कोई जांच बैठेगी? देखिए गरिमा, उत्तराखंड में अगर हम विपक्ष को लेकर के बात करें तो यहाँ पे भले कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं हैं अभी जुड़े हुए और भाजपा की तरफ से प्रवक्ता भी नहीं जुड़े हुए हैं। क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार है, इसलिए जवाबदेही भाजपा की सरकार की बनती है। बिल्कुल, सबसे पहले कटघरे में भाजपा की सरकार रहेगी और सवाल भी उसी से पूछे जाएंगे। ठीक, लेकिन जिस तरह की बातें मेरे यहाँ निकल करके आ रही हैं, ये एक अगर युवा देख रहे होंगे इस राज्य के तो उनको थोड़ा सा निराशा भी हो रही होगी इस बात को लेकर के कि विकास को लेकर के राजनीतिक चश्मे से जब हम चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें किस तरह से प्रभावित होती हैं। खैर, ये राजनीतिक प्रवक्ताओं का अपना अपना विजन है और उन्हीं के विजन के कारण उनकी राज्य में जो राजनीतिक स्थितियां हैं उनके लिए भी वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण साहनी बिल्डर्स का हुआ है, इसमें स्पष्ट रूप से इस पर सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। जब तक इसमें सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होगी तब तक चीज़ें इसमें स्पष्ट होकर के नहीं आएंगी बाहर। और क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसमें हर कोई ये कह रहा है कि बड़े बड़े सफ़ेद पोश हैं, बड़े बड़े सफ़ेद पोश हैं, ठीक है, लेकिन कोई ये कहेगा नहीं कि ये सफ़ेद पोश कौन है। बिल्कुल ठीक। कैमरे के आगे बोलना, राजनीतिक लहजे में बोलना, वो एक अलग विषय होता है, वो वाक चातुर्य है, वो राजनीतिक कौशल है अपने अपने दल को करने का लेकर के, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो हर किसी राजनीतिक दल के दामन में ऐसे कई दाग हैं, ठीक, जो उनको नहीं दिखाई देते हैं। और जब तक यहाँ पे इस प्रकरण में अगर सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी, क्योंकि अगर विंडलास वाले प्रकरण में सुधीर विंडलास, अभी उत्तराखंड का एक प्रकरण हुआ जिसमें उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया था,
अगर सुधीर बिंडलास वाला प्रकरण तो इसके मुकाबले बहुत छोटा प्रकरण है, बहुत ज़्यादा इतना बड़ा प्रकरण नहीं है। अगर उस मामले में सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है तो यहाँ एक व्यक्ति की जान गई है, ठीक, और उसमें जिन लोगों के नाम आए हैं वो दक्षिण अफ्रीका में सरकार उनके करप्शन में दोषी पाए गए हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था, ठीक है। जैकब जुमा की सरकार वहाँ पर थी, वहाँ से उनको भगा दिया गया, ठीक। किस तरह से वो उठे हैं, पिछले 20-30 सालों में उनकी संपत्तियाँ कैसे हजारों गुना बढ़ जाती हैं, फिर कैसे उस तरह की भूमिका निकल करके आती है, ठीक है। हमने उनकी भूमिका को जोशीमठ औली में भी देखा, जब उनके परिवार के लोग वहाँ पर शादी करने के लिए आए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उसमें साथ दिया, ठीक है। एक अच्छी खासी जगह जिसको हम अच्छे से चीज़ें एक नया नज़ीर छोड़ सकते थे, लेकिन वहाँ वो क्या गंद चीज़ें छोड़ करके गए, ठीक है। और उसकी वजह से आज एक नया दृष्टिकोण बना जिसमें दो तबल्याल साहब ने बात कही कि हाँ, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, हाँ। ठीक, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं देखेंगे, और यही पिछली गलतियां हैं, अच्छा, जो हमें बार बार सचेत करती हैं कि हाँ भाई, अगर हम इनको नहीं सुधार सके और इन्हीं लोगों को अगर हम संरक्षण देते रहेंगे तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं उनकी बात से भी इत्तेफाक, मतलब पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन उनकी कई बातों से मैं सहमत हूँ जो उन्होंने बात कही है, ठीक। लेकिन ये इस प्रकरण में ये स्पष्ट से दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह के इसमें रसूख हैं, हाँ, और जो नाम निकल करके आए हैं, ठीक है, तो ऐसे में राज्य पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच कर पाएगी, मुझे ये बड़ी बात है। सबसे बिल्कुल ठीक कह रहा आप। और कुलदीप जी देखिए, एक बात और देखिए, ये तो एक हो गया कि एक बिल्डर की आत्महत्या का पूरा मामला है जिसकी जांच की मांग लगातार विपक्ष या बाकी के लोग कर रहे हैं। अब बड़ी बात ये अगर गुप्ता ब्रदर्स पर आ जाए, तो जब औली में वेडिंग हुई, इस वेडिंग को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हुई, कई लोगों ने इसको बड़ी पॉजिटिवली लिया था कि उत्तराखंड एक वेडिंग डेस्टिनेशन भी बन सकता है। उस शादी की ही बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। उस वक्त के बाद से भी अगर यहाँ पर व्यवसाय करने की अनुमति दी गई तो उन लोगों पर भी एक्शन होना चाहिए। ये सिर्फ एक आत्महत्या का मामला तक सीमित नहीं है। गुप्ता ब्रदर्स पर भी अगर गाज गिरी है तो ये आखिर क्यों गिरी? जब जैसे कि रिपोर्ट में बताया गया कि विदेशों में भी इन पर बैन है, तो आखिर उत्तराखंड में क्यों अनुमति मिली? उसमें बहुत सारे लोगों का नाम होगा, जैसा कि बार बार आप भी कह रहे हैं सफेद पोश। तो क्या अगर जांच होती है, जैसा कि आप कह रहे हैं उम्मीद नहीं है हालांकि, लेकिन अगर जांच बैठती है, विपक्ष घेराबंदी करता है, तो क्या इन सारी चीजों पर, इन सारे लोगों पर जिन्होंने इस दौरान मदद की होगी, इन पर भी गाज गिरेगी? देखिए, एक बात निकल करके बार बार आती है, हाँ, और उत्तराखंड में खासकर, क्योंकि यहाँ पर जब सीबीआई की जांच हुई तब तक, हाँ, चीज़ें निकल करके आई हैं। यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि ये गुप्ता जो ब्रदर्स हैं, ये भाजपा और कांग्रेस के दोनों के बड़े चहेते हैं, दोनों इनको सुरक्षित रखना चाहते हैं। क्या कारण हो सकता है? ठीक, और दोनों बारी बारी से उत्तराखंड की सत्ता में रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बड़े दो दल हैं जो सत्ता में रहे। ना तो यूकेडी रही, एसपी का तो खैर उत्तराखंड में किसी के है ना, तो इसलिए और इन दोनों का शासन प्रशासन, दोनों दलों का शासन प्रशासन में पूरा दखल भी है। तो ऐसे में जब कोई थर्ड एजेंसी आकर के यहाँ पर जांच करेगी तभी चीजें निकल करके आएंगी, अन्यथा हम इस चीज पर अगली बार भी ऐसी बहस करेंगे। 6 महीने के बाद जो कुछ और स्थिति होगी तब भी हम ऐसी बहस करेंगे। सपा से सचान साहब भी आ जाएंगे, यूकेडी से तबल्याल साहब भी आ जाएंगे, भाजपा कांग्रेस से भी लोग आ जाएंगे, हम यही बहस कर रहे होंगे, लेकिन नतीजा नहीं निकलेगा। नतीजा तभी निकलेगा जब इस प्रकरण में सीबीआई की जांच होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जांच जरूरी है। सचान साहब, अभी कांग्रेस पार्टी, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुलदीप जी की कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में रहे, दोनों के खास कैसे हो सकते हैं सर? क्योंकि दोनों के राज कहीं ना कहीं दफन है, या दोनों ने मदद की है, दोनों ने फायदा उठाया है, लेकिन अब जब मौका पड़ा तो समाजवादी पार्टी के साथ हो चले कांग्रेस के लोग। अनम्यूट सर, अनम्यूट। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को उठाया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को उन्होंने समर्थन किया है, जबकि चाहिए ये था कि कांग्रेस को यहाँ उठाना चाहिए था। और मैं समझता हूं कि सीबीआई ही एक ऐसा विकल्प है कि सीबीआई, और केवल अभी से नहीं, किस तरीके से, किसके माध्यम से मध्यस्थता किसने की थी कि ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर गुप्ता बंधु को मिला, इस प्रोजेक्ट के पीछे कौन था, प्रोजेक्ट किसके माध्यम से मिला, इन सब चीजों की जांच जब तक नहीं होगी तब तक सफेद पोस्ट जो है वो खुल नहीं सकते उनके नाम। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है, जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है
कि सीबीआई की जांच हो और जो भी इसमें हमें उत्तराखंड बचाना है, और उत्तराखंड के बचाने के लिए केवल यही है कि जिस तरीके से यहाँ गुजरात तक के बड़े बड़े कारपोरेट यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं उनको दी जा रही हैं। यहाँ पर अभी जो सिलकारा उसमें टनल में जो रेड माइनस जिन्होंने निकाला, वो प्रोजेक्ट कहाँ तक, उसमें सब लोग शांत हो गए, वो किसका अल्टीमेटली उसमें किसका हाथ था। तो पूरी तरीके से उत्तराखंड को बर्बाद किया जा रहा है और इसके लिए उत्तराखंड की जनता को जागरूक होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लोगों को आगे आने का, और ये प्रकरण जो हुआ है इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ठीक है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं थपलियाल साहब। सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन जब सभी दलों के लोग हैं तो क्या कभी हो पाएगी? एक तो सत्ता पक्ष में बीजेपी को लेकर सबसे पहले सवाल उठा रहे हैं विपक्षी दल, और दूसरी ओर विपक्षियों के भी नाम है। तो भला ये जो बात हम कर रहे हैं लगातार, हर कोई यही कह रहा है, इस पैनल में बैठा हुआ हर शख्स भी ये कह रहा है कि सीबीआई जांच सबसे जरूरी है, क्या वो होगी? लेकिन इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनसुनी करती है, दबाव में नहीं आती। आप NH-74 का घोटाला हुआ था, उस समय सदन में कहा था मुख्यमंत्री ने, त्रिवेंद्र ने, कि वहां की हम सीबीआई जांच कराएंगे, नहीं करा पाया। उसके बाद नकल माफियों के खिलाफ इस धामी ने कहा था, धामी जी ने कहा कि साहब ये मेरे को अपना एक करने दो, उसके बाद मैं जरूर माफियों के खिलाफ सीबीआई। यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो नहीं होने देगी। वो वही सरकार है जिसने कि देश के खिलाड़ियों के अपमान को किस तरह से वहां अपमानित किया, हम सब ने देखा, मजबूर हैं हम। इसलिए ये माफियों के साथ संचालित हो रही है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। इनसे कोई आशा नहीं की जा सकती कि ये सीबीआई इंक्वायरी इस मामले में करेंगे। इस मामले में ये नहीं होने वाला है, मैं आश्वस्त हूं इस मामले में, कितना भी कुछ कर लो। लेकिन अब जनता समझ रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी भू कानून क्यों नहीं ला रही, क्यों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मूल निवास के मुद्दे को अनदेखा करके, और वो निकालते हैं अपना एक कानून निकालते हैं समान नागरिक संहिता, और उसमें घुसा दे रही है कि 1 साल का रहने वाला भी यहाँ का स्थायी निवासी होगा। इन तमाम खतरों को अगर धीरे धीरे जब जनता के सामने आएंगे, तब उनको पता लगेगा कि हमारा असली हितैषी कौन है और हमारे आस्तीन का सांप कौन है। इसलिए ये बहुत ही मुद्दा है, इसको हम सड़कों पे ले जाएंगे, हम जनता के बीच में ले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, विपक्ष पूरा इस मुद्दे को लेकर एक नजर आ रहा है और साफ तौर पर सरकार पर बड़े हमले बोलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो बिल्डर की आत्महत्या मामले में सियासत गरमा गई है। बड़ा सवाल यह है कि लगातार विपक्ष जिस सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले में कर रहा है, वो असल में होगी भी या नहीं, या फिर ये राज ऐसे ही दफन रहेंगे। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।